नमस्कार। 16 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। ये भाग 1 है। नमस्कार। आज हमारे पास रक्षा, भूगोल और स्वास्थ्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय हैं। और वो सकता है कि इनमें से कुछ विषयों पर हम पहले भी बात कर चुके हों, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए इन स्रोतों में दी गई जानकारी को विस्तार से समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड से। ये सरकार ने 2016 में शुरू किया था। जी, 15 फरवरी 2016 को। इसको मुख्य उद्देश्य, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देना है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है, इसके काम करने के तरीके में। हाँ, और वो ये है कि यह एक फंड ऑफ फंड्स के रूप में काम करता है। इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में समझाएंगे। मतलब सरकार सीधे किसी स्टार्टअप में पैसा नहीं लगा रही है। सरकार उन पेशेवर फंड्स में इन्वेस्ट करती है, जैसे वेंचर कैपिटल फंड्स, जो इस काम में माहिर हैं। अच्छा, और फिर वो फंड, जिन्हें डॉटर फंड्स कहते हैं, वो स्टार्टअप्स को पूंजी देते हैं। तो ये एक तरह से ज्यादा सुरक्षित और विशेषज्ञ तरीका हुआ। बिल्कुल। इससे सरकार का जोखिम कम होता है और सही स्टार्टअप चुनने का काम बाजार के विशेषज्ञों पर छोड़ दिया जाता है। और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब बड़ा लक्ष्य क्या है? बड़ा लक्ष्य है आत्मनिर्भरता। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग यानी ESDM सेक्टर में भारत की अपनी क्षमताओं को मजबूत करना और उन तकनीकों को देश में ही बनाना या बाहर से हासिल करना जिनका हम आज बड़ी मात्रा में आयात करते हैं। सही है। अब अगले विषय पर आते हैं जो इसी आत्मनिर्भरता से जुड़ा है, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में। मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स। जी, MPAUVs। DRDO में इन्हें सफलतापूर्वक विकसित किया है। ये है क्या असल में? छोटे सबमरीन जैसे? एक तरह से हाँ, ये बिना ड्राइवर के चलने वाले अंडर वाटर ड्रोन्स हैं। इन्हें खास तौर पर माइन काउंटर मेजर मिशन के लिए बनाया गया है। यानी पानी के नीचे जो बारूदी सुरंगें होती हैं, उनका पता लगाने के लिए। उनका पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने, दोनों के लिए। इन्हें DRDO की विशाखापट्टनम की लैब NSTL ने विकसित किया है। इसके सबसे खास बात क्या है? इसकी स्मार्टनेस। इसमें डीप लर्निंग पर आधारित एल्गोरिदम है। ये खुद ही माइन जैसी वस्तुओं को पहचान सकता है, जिससे ऑपरेटर का काम बहुत कम हो जाता है। मतलब ये अपने फैसले खुद लेता है? काफी हद तक। और इससे भी बढ़कर कई AUVs एक साथ मिशन पर जाकर आपस में बात कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं। अरे वाह, एक टीम की तरह। बिल्कुल, एक मजबूत अंडर वाटर अकूस्टिक कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए। चलिए अब समुद्र की गहराइयों से निकलकर जमीन पर आते हैं। बिल्कुल। और नदियों की बात करते हैं। पालार नदी। हाँ, ये हाल ही में खबरों में थी क्योंकि तमिलनाडु में इसमें अचानक आई बाढ़ से एक दुखद घटना हुई। परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका भौगोलिक विवरण महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल। ये नदी कर्नाटक के कोलार जिले की नंदीदुर्ग पहाड़ियों से निकलती है। इन 3 राज्यों से होकर बहती है और आखिर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सही। इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे छेयार और पुन्नई, और विल्लो और कांचीपुरम जैसे कई महत्वपूर्ण शहर इसके तट पर बसे हैं। इसका मतलब इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। बहुत ज्यादा। कोलारामा और सोमेश्वर जैसे प्राचीन मंदिर भी इसी के किनारे हैं। अब एक ऐसे जलमार्ग की बात करते हैं जिसका महत्व सिर्फ एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जी, हाल ही में ईरान ने यहां से गुजर रहे एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया था, इसलिए फिर से चर्चा में है। ये इतना अहम क्यों है? देखिए, ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। जी। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स में से एक है। चोक पॉइंट मतलब एक बहुत ही संकरा रास्ता। हाँ, इसकी सबसे संकरी जगह सिर्फ 54 किलोमीटर चौड़ी है। और इसका आर्थिक महत्व आप इसी बात से समझिए कि दुनिया का लगभग 25% तेल, एक चौथाई तेल, हाँ, और करीब 30% LNG गैस इसी रास्ते से होकर गुजरती है। बाप रे, मतलब यहाँ कोई भी गड़बड़ हो तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। बिल्कुल, वैश्विक ऊर्जा बाजार पर सीधा असर पड़ता है। चलिए अब एक सरकारी पहल की बात करते हैं। रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप यानी रूटैग। ये भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की एक बहुत अच्छी पहल है। 2004 में शुरू हुई थी। इसका मूल विचार क्या है? मूल विचार है ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को पहुंचाना, और ये डिमांड ड्रिवन मॉडल पर काम करती है। मतलब ये दिल्ली में बैठकर योजना नहीं बनाती। ये जमीनी स्तर पर गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों से मिलकर उनकी जरूरतें समझती है और फिर समाधान विकसित करती है। और अब इसका नया वर्जन रूटैग 2.0 भी आ गया है। जी, अप्रैल 2023 में। अब इसका फोकस सिर्फ तकनीक बनाने पे नहीं बल्कि उसे बाजार तक पहुंचाने पर है, उसका व्यवसायीकरण करने पर। ये बहुत जरूरी कदम है
कई अच्छी तकनीकें लैब से बाहर ही नहीं आ पाती। बिल्कुल, ये उसी खाई को पाटने की कोशिश है ताकि ग्रामीण आविष्कार आय का जरिया भी बन सकें। पर्यावरण से जुड़ी एक दुखद खबर है। उत्तर प्रदेश के कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य के पास एक किसान की तेंदुए के हमले में मौत हो गई। हाँ, ये मानव वन्यजीव संघर्ष का एक और उदाहरण है। ये अभयारण्य उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है। ये दुधवा टाइगर रिजर्व का ही एक हिस्सा है ना? जी, इसमें दुधवा नेशनल पार्क और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य भी आते हैं। इसकी एक और खास बात है। वो क्या? ये नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है और भारत के दुधवा और नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क के बीच बाघों के लिए एक गलियारे का काम करता है। अच्छा, एक रणनीतिक कॉरिडोर। तो ये दो देशों के बीच वन्यजीव संरक्षण के लिए भी जरूरी है। एकदम सही। इसे ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन कहते हैं। यहाँ घड़ियाल, गैंडा और गंगा डॉल्फिन जैसे कई लुप्तप्राय जीव भी हैं। चलिए अब स्वास्थ्य के क्षेत्र से एक अच्छी खबर पर आते हैं, सिकल सेल रोग। हाँ, एक बहुत ही सकारात्मक खबर है। 1 दशक लंबे अध्ययन में बच्चों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए इस रोग को ठीक करने में सफलता मिली है। पहले तो ये समझाएं कि ये बीमारी है क्या? ये एक आनुवांशिक मतलब जेनेटिक रक्त विकार है। इसमें हमारी जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, आरबीसीज, वो गोल होने के बजाय दराती या अर्धचंद्राकार मतलब सिकल के आकार की हो जाती हैं। और इससे क्या होता है? ये कठोर कोशिकाएं खून की नसों में फंस जाती हैं, जिससे शरीर में खून और ऑक्सीजन का बहाव रुक जाता है और ये बहुत दर्दनाक होता है। और अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट से इसका इलाज संभव है? हाँ, ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। वैसे हाल ही में ब्रिटेन एससीडी के लिए जीन थेरेपी को मंजूरी देने वाला पहला देश भी बना है, तो इलाज के नए रास्ते खुल रहे हैं। वाह, विज्ञान की एक और जीत। अब एक अनोखे ज्वालामुखी की बात करते हैं, उटरुंकू। इसे ज़ोंबी ज्वालामुखी भी कहते हैं। हाँ, ये नाम थोड़ा नाटकीय है। ये बोलीविया के एंडीज पहाड़ों में एक निष्क्रिय स्ट्रेटोवॉल्केनो है। तो फिर इसे ज़ोंबी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सक्रियता के संकेत तो दिखाता है, मतलब अंदर हलचल है, लेकिन निकट भविष्य में इसके फटने की संभावना कम है। अच्छा, तो हलचल कैसी? हाल के एक अध्ययन में पता चला कि इसकी सतह धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, पर इसका कारण ऊपर आता मैग्मा नहीं, बल्कि क्रेटर के नीचे फंसी गर्म गैसें और तरल पदार्थ हैं। और इसके नीचे क्या है? इसके नीचे एक बहुत विशाल मैग्मा भंडार है, जिसे अल्टीप्लानो पूना मैग्मा बॉडी कहते हैं। ये पृथ्वी की पपड़ी में ज्ञात सबसे बड़ा सक्रिय मैग्मा भंडार है। दिलचस्प है। अब गुजरात से खबर है, अंबाजी मार्बल को जीआई टैग मिला है। जी, भौगोलिक संकेत टैग। ये अपने दूधिया सफेद रंग और मजबूती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये बनता कैसे है? मार्बल एक मेटामॉर्फिक चट्टान है। जब चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव के संपर्क में आता है, तो वो मार्बल में बदल जाता है। अंबाजी मार्बल का उपयोग प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर में भी हुआ है। तो इस जीआई टैग से अब इसकी एक अलग पहचान होगी। बिल्कुल, इससे इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रामाणिकता बढ़ेगी और स्थानीय कारीगरों को फायदा होगा। और अंत में स्वास्थ्य से जुड़ी एक और अहम खबर, हेपेटाइटिस ए। हाँ, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने की सलाह दे रहे हैं। क्यों? क्या इसके मामले बढ़ रहे हैं? जी, देश में इसके कई प्रकोप देखे गए हैं। हेपेटाइटिस ए लिवर की सूजन की बीमारी है जो वायरस से होती है। ये मुख्य रूप से दूषित भोजन या पानी से फैलता है। लेकिन ये हेपेटाइटिस बी या सी जितना खतरनाक तो नहीं होता? नहीं, ये क्रॉनिक लिवर रोग का कारण नहीं बनता और ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि जब टीके से इसे रोका जा सकता है, तो लोगों को बीमार होने ही क्यों दिया जाए? सही बात है। रोकथाम इलाज से बेहतर है। बिल्कुल, इसे टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करना एक बहुत अच्छा सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय होगा। तो आज हमने रक्षा और ग्रामीण विकास से लेकर वैश्विक जलमार्ग और स्वास्थ्य तक कई अहम विषयों को समझा। हाँ, और आज की चर्चा से एक बात साफ है, एक देश की तरक्की एक साथ कई मोर्चों पर होती है। एक तरफ हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे भू राजनीतिक मुद्दों को साधना होता है, तो दूसरी तरफ रूटैग जैसी पहल से अपने गांव को मजबूत करना होता है। बिल्कुल, असली आत्मनिर्भरता इन दोनों के संतुलन में ही है। बड़े पैमाने की भू राजनीति और जमीनी स्तर के नवाचार दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। उम्मीद है कि ये विश्लेषण सबके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण विषयों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।